हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुछ की दुनिया में आपको बहुत बहुत स्वागत है। क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल हाय, कोई तो बता दे इसका हल तो मेरे भाई। बहुत बार अक्सर ऐसा होता है ना कि हमें ये तो पता है कि काम करना है, लेकिन टालम टोल करते जाते और जब लास्ट में तलवार सर पर आ जाती है तो बस न आर न पार, यानी कि बिना सोचे समझे जो करना है बस कर देते हैं। और फिर लास्ट में ना पछतावा होता है कि यार मैं इसको टाइम पर कर सकती थी, क्यों नहीं किया ये काम मैंने। तो इसका क्या सोल्यूशन है? बड़ा- लेकिन अब आप और फ्रस्ट्रेट तो नहीं होंगे, क्योंकि आज की जो ये ऑडियो बुक समरी है आपको ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताने वाली है जिन्हें अप्लाई करके आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये आपको समझने में हेल्प करेगी कि प्लानिंग में टाइम वेस्ट करने की बजाय आलस को छोड़कर सीधे मुद्दे पर आ जाना चाहिए। जो आइडिया आपके माइंड में है उसे हकीकत में उतारने की कोशिश कीजिए। तो ये समरी हमें ठीक तरीके से काम करना और खुद को इंस्पायर करके अपने गोल्स तक पहुंचना भी सिखाएगी। यानी टालम टोल को कैसे डील करना है, उससे कैसे दूरी बनाए रखनी है, ऐसी बहुत सारी कमाल की बातें आपको पता चलेगी। तो आइए बिना देर किए इस शुभ काम की शुरुआत करते हैं। आज की समरी का नाम है डू द वर्क, जिसे लिखा ये सारे दुश्मन अक्सर डिस्ट्रैक्शन, रिजेक्शन और इंसल्ट जैसे बाहरी पावर होते हैं जो हमें अपने गोल्स तक पहुंचने नहीं देते हैं। तो हमारे ये बाहरी दुश्मन ना सिर्फ हमारे आसपास की चीजों और लोगों के रूप में हमें मिलते हैं, बल्कि कुछ दुश्मन तो हमारे अंदर भी रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। हमारे सबसे खतरनाक दुश्मन तो हमारे अंदर ही है। वैसे आई एम श्योर आप जानना चाहते होंगे कि उसका नाम क्या है, तो सुनिए। उस हमारे अंदर के दुश्मन का नाम है रेजिस्टेंस, और इसकी खुराक है हमारे अंदर बैठा हुआ शक यानी कि डाउट, हमारी इनसिक्योरिटी की भावना और हमारे झूठ। हमारे अंदर की एक स्ट्रॉन्ग फोर्स हमें लगातार बोलती रहती है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम तो इस काबिल ही नहीं है, या हम तो ये डिजर्व ही नहीं करते। तो इस समरी को सुनते हुए आप रेजिस्टेंस नाम की इस बीमारी के बारे में और भी ज्यादा जानेंगे, और ये भी सीखेंगे कि इस बीमारी के साथ साथ अपने बाकी सारे दुश्मनों से कैसे छुटकारा पाया जाए। पर इससे पहले कि आप आगे बढ़े, ये सोचने के लिए तैयार हो जाएं कि इस दुनिया में आपके आने का पर्पस क्या है, और जो आपका पर्पस है उसे अचीव कैसे किया जाए। अब आप उन गोल्स, प्लान और जीत के बारे में सोचिए, उन सारी चीजों के बारे में सोचिए, बेशक वो आपके लिए कितनी ही इम्पॉसिबल या अनरीचेबल क्यों ना हो। ये समरी आपको सिखाएगी कि कैसे उन सपनों को अचीव किया जा सकता है जो आपके मन में है। ये आपके अंदर एक उम्मीद जगाएगी कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। बस शर्त यह है कि आपको कभी हार नहीं माननी है। आपने शायद अभी ये बात रियलाइज नहीं की होगी, पर आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप ही के अंदर छुपा है, और आज की ये समरी आपको उससे डील करना सिखाएगी। तो चलिए अंदर के उस दुश्मन से आज हम डील करने के तरीके सीखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी, जहां पर ऑथर कहते हैं कि लियोनार्डो दा विंची ने अपना मास्टरपीस द लास्ट सपर सिर्फ 3 मेन थीम के साथ शुरू किया था। उनकी पहली थीम थी टेबल, जो पूरे कैनवास पर फैली हुई है। दूसरी थीम में द विंची ने जीसस को सेंटर यानी ठीक बीचों बीच में दिखाया था, और उनके शिष्यों को लेफ्ट से राइट पोजीशन में दिखाया। तीसरी थीम थी द विंची ने टेबल और जीसस के शिष्यों के पीछे खूबसूरत बैकग्राउंड पेंट किया। कोई भी मास्टरपीस तभी बनता है जब उसे बनाने की शुरुआत होती है, चाहे उसके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स ही क्यों ना उठाने पड़े। सक्सेसफुल और ऑर्डिनरी लोगों के बीच में यही एक फर्क होता है कि सक्सेसफुल लोग किसी भी काम की शुरुआत में देरी नहीं करते, बल्कि तुरंत एक्शन लेते हैं, और जब तक काम पूरा ना हो जाए उसे छोड़ते नहीं। तो आपको अपना काम शुरू करने के लिए किसी मैजिक का या जादू का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैजिक आपके अंदर ही है, ना कि बाहर। फोकस, पैशन और लगन में एक पावर होती है। इसलिए बस काम शुरू कर दो और फिर देखो हर चीज खुद ब खुद होती चली जाएगी। यही वो चीज थी जिसके दम पर दा विंची अपना मास्टरपीस बना पाए थे, और वो चीज है हमारी डिटर्मिनेशन, यानी लगन और पक्का इरादा। बाकी डिटेल्स तो उन्होंने बाद में ऐड की थी। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई गई है ताकि आप ये समझ सके कि एक महान मास्टरपीस की शुरुआत भी बेहद सिंपल तरीके से ही होती है। इसलिए बेकार में सोचना छोड़ दीजिए, किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, बस काम की शुरुआत कर डालो। स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप प्रिपेयरिंग, जस्ट डू इट। आपको ये समझना होगा कि हमारा दुश्मन ये नहीं है कि हम तैयार नहीं है, या प्रॉब्लम ये नहीं है कि रिसोर्स की कमी है, या प्रोजेक्ट कितना चैलेंजिंग है, बल्कि प्रॉब्लम हमारी रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस ही हमें काम को शुरू करने से रोकता है और हमें उस काम को छोड़ने के लिए उकसाता है। ये रेजिस्टेंस वो आवाज है जो हमें अपने अंदर सुनाई देती है, जो हमारे दिमाग में गूंजती रहती है, और हमें दुनिया भर के बहाने याद दिलाती है कि हमें उस काम को क्यों नहीं करना चाहिए। तो ये आवाज जो आपके दिमाग में गूंजती है, आपके पेरेंट्स की हो सकती है, या दादा दादी की, या उन पूर्वजों की जो आपके कंफर्ट जोन में रहने और हर दुख तकलीफ से बचकर रहने की सलाह देते थे। ये आवाज ही आपको बताती है कि हमेशा सिस्टम के साथ चलो और कुछ भी नया ट्राई करने से बचो। हम सबका एक कंफर्ट जोन होता है, क्योंकि हमें ये एक ऐसी जगह लगती है जो हमारी जानी पहचानी है, जहां हमें कई सालों का एक्सपीरियंस है। ये जोन वो जगह है जहां पर हम पैदा होने के बाद से ही रहते आए हैं। तो क्या आप अपनी पूरी जिंदगी इसी कंफर्ट जोन में काटेंगे? क्या आपको एक ही जगह बने रहना ज्यादा फायदेमंद लगता है? अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना बेशक रिस्क उठाने जैसा है, पर क्या कभी स्ट्रगल किए बिना ग्रोथ हो सकती है? बताइए। बिना तकलीफ उठाए क्या हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं? इंसान तभी सीखता है जब उसे चोट लगती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले आपको अपनी असली पोटेंशियल का अंदाजा नहीं लग सकता। आपकी काबिलियत और टैलेंट तभी उभर कर आएगा जब आप स्ट्रगल करेंगे। एक बार काम हाथ में लेकर उस पर फोकस करेंगे तो फिर आपको रेजिस्टेंस से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या है आप में वो हिम्मत और बोल्डनेस जो रेजिस्टेंस से लड़ने के लिए चाहिए? अगर है तो यकीन मानिए आप अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। एक बार आप डिसाइड कर लेंगे कि आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो, तो उसके बाद पहला स्टेप आता है रिसर्च। पर रिसर्च काम की तैयारी का ही पार्ट नहीं है, बल्कि रिसर्च खुद में ऑलरेडी एक काम है। तो इसलिए आपको 6 महीने तक पढ़ने, किसी लाइन को हाईलाइट करने या नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बस अपने माइंड में जरूरी जानकारियां बैठा लीजिए, फिर खुद ब खुद अंदर से आइडियाज आने लगेंगे। जरूरत से ज्यादा मत सोचिए, जो भी आइडिया आता है आने दो। एक बार अगर कोई आइडिया आपको सही लगे तो उसे तुरंत लिख डालो। बेशक अभी इसका कोई सेंस नहीं बनता, पर आप बाद में भी तो एनालिसिस कर सकते हैं, है ना? तो इसीलिए अभी बस आप काम करते जाइए। आपको वो कहानी याद है जो हमने शुरुआत में सुनाई थी,
दा विंची ने एक रॉ आइडिया के साथ अपनी पेंटिंग शुरू की थी, उसी तरह आपको भी रॉ आइडिया के साथ ही काम की शुरुआत करनी है। काम की तैयारियों में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस रियल वर्क शुरू कर दीजिए। काम करने के लिए आपको किसी भी स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आपको कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा या एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन, बॉडी या कंक्लूजन से शुरुआत करनी होगी। हालांकि आपको इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, और ना ही किसी आइडिया के लिए अपने दिमाग पर जोर डालने की जरूरत है। जाहिर सी बात है कि काम की शुरुआत में ज्यादा आइडिया वैसे भी नहीं आते हैं, लेकिन एक बार आपको कंक्लूजन से विजन मिल जाए तो फिर आप एंडिंग से शुरुआत कर सकते हो। अगर क्लाइमेक्स का आइडिया आता है तो आप मिडिल से शुरुआत कर सकते हो। आपके पास काम है, इसलिए उस पर आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। आप अपने क्राफ्ट, अपनी स्किल्स के मास्टर है, और इसलिए आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप रूल्स बनाते हैं और कोई आपको इसके लिए ब्लेम नहीं करेगा। ज्यादातर स्क्रीन राइटर, बिजनेस ओनर और ऑथर एंड से ही शुरुआत करते हैं। वो पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनका गोल क्या है, उन्हें कहाँ पहुंचना है, और फिर उसके बाद वो पीछे की ओर जाते हैं। मान लीजिए आपको अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर पर जाना है, तो पहले आप सीढ़ी पर चढ़ेंगे जो आपको ऊपर वाले फ्लोर तक लेकर जाएगी। सिंपल सी बात है, जब आपको सीढ़ी मिलेगी तो फिर आप एक बार में एक स्टेप लेते हुए ऊपर चढ़ सकते हैं। सेम इसी तरह ये पता करने के लिए कि आपका गोल क्या है, आपको ये समझना होगा कि आपने उस काम की शुरुआत क्यों की थी। अगर आप ये बात जान लेंगे तो फिर आपके लिए एंडिंग यानी अपनी मंजिल तक पहुंचना और उन स्टेप्स का पता लगाना जो आपको मंजिल तक ले जाए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अपने अंदर के इस दुश्मन से डील करते हुए अब अगली बात जो हमें समझनी है वो है द यूनिवर्स इज नॉट इनडिफरेंट। यानी कि फिजिक्स में आपने न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में तो पढ़ा ही होगा, जिसके हिसाब से हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन जरूर होता है। इसलिए जब आप चलते हो तो आपके पैर धरती पर प्रेशर डालते हैं, क्योंकि ग्राउंड भी आपके एक्शन यानी चलने के बदले इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन देती है। इसलिए आप अपने कदम उठाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो जब आप दुनिया में अपनी पहचान बनाने के बारे में सोचते हैं, चाहे वो किसी ब्लॉग के जरिए हो या खुद का कोई नॉवेल लिखने की बात हो या फिर कोई प्रोडक्ट बनाने की बात हो, चाहे जो भी आपका प्लान हो, ये यूनिवर्स भी आपके प्लान के हिसाब से इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन देती है। फर्स्ट चैप्टर में हमने ऑपोजिट रिएक्शन का मीनिंग डिस्कस किया था, यानी रेजिस्टेंस। तो अब हम यूनिवर्स के इक्वल रिएक्शन की चर्चा करेंगे जो है असिस्टेंस। रेजिस्टेंस पावरफुल होता है और इसे हटाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हम इसे असिस्टेंस की मदद से हरा सकते हैं। जिस पल आप अपना कोई काम शुरू करने का मन बनाते हैं, तो जो इंटरेस्ट, उम्मीद और लगन आप अपने काम में डालते हैं एक पावरफुल टूल की तरह काम करती है। यही वजह है कि यूनिवर्स आपके अंदर की उन पावर से अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह पाता, और इसलिए यूनिवर्स आइडिया के रूप में आपको अपना रिस्पांस देता है। यानी आपके माइंड में खुद ही अलग अलग और यूनिक आइडियाज आने लगते हैं। जैसे कि आप अपना गाना लिख रहे हो तो इसकी शुरुआत आप कुछ लाइन से करते हैं, पर न जाने कैसे गाना लंबा होता चला जाता है। आप कोई बुक लिखने की शुरुआत करते हैं और देखते ही देखते आप एक बड़ा सा नॉवेल लिख बैठते हैं, है ना? तो आप दिल में सिर्फ हिम्मत और हौसला लेकर शुरुआत करते हो और आपके काम की पहचान बन जाती है, क्योंकि यूनिवर्स की पावर आपके साथ थी जिसने आपको रेजिस्टेंस से लड़ने में हेल्प की, ताकि आपका आइडिया क्रिएटिवली फ्लो कर सके। तो असिस्टेंस वो फोर्स है जो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाती है, ये आपको अपने सपने पूरे करने में हेल्प करती है। अब जैसे हम इस एग्जांपल को लेते हैं, पैट रिले लेकर्स टीम के बास्केटबॉल कोच है। कई सालों से बास्केटबॉल की टीचर होने के नाते पैट जानते हैं कि प्लेयर्स को किस तरह की डिस्ट्रैक्शन और रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। पैट मीडिया, स्टाफ, एजेंट, स्पॉन्सर और फैंस को देखते हैं, और वो जानते हैं कि ये सारे फैक्टर्स किसी भी गेम की सक्सेस के आड़े आ सकते हैं। पैट इन्हें पेरीफेरल ओपोनेंट्स कहते हैं, लेकिन इस बिलीफ के एकदम ऑपोजिट, रेजिस्टेंस एक पेरीफेरल ओपोनेंट नहीं है। ये हमारे बॉस, दोस्त, फैमिली या को वर्कर्स की तरफ से नहीं आता, बल्कि रेजिस्टेंस खुद हमारे अंदर से आता है। इसलिए सिर्फ हम ही इसे हरा सकते हैं, कोई और नहीं। मोटिवेशन की कमी के पीछे मेन रीजन हमारा एनवायरनमेंट नहीं है, और ना ही हमारे आसपास रहने वाले लोग जैसे फैमिली और दोस्त इसकी वजह होते हैं, बल्कि इसकी वजह तो हम खुद है। चाहे बेशक आप किसी अच्छी और शांत जगह क्यों ना चले जाएं, तो भी आप रेजिस्टेंस को तब तक नहीं हरा सकते जब तक कि आप खुद कोशिश नहीं करेंगे। हालांकि रेजिस्टेंस चाहे आपके अंदर से ही क्यों ना आती हो, तो भी आपको ये समझना होगा कि आपका रियल सेल्फ नहीं है। आपके दिमाग में कुछ आवाजें हैं जो रेजिस्ट करती है, और इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है। बस ये आवाजें आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? आपको इस आवाज के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। ये रेजिस्टेंस बिल्कुल एक ड्रैगन की तरह है, लेकिन आप भी तो किसी सोल्जर से कम नहीं है ना? आपको इसका डटकर मुकाबला करना ही होगा। ये एक ऐसा ड्रैगन है जो बहुत बड़ा और खतरनाक है, जो मुंह से आग के गोले उगलता है। ये वो है जो सक्सेस के दरवाजे पर पहरे देकर बैठा है। रेजिस्टेंस नाम का ये ड्रैगन आपको अंदर जाने से रोकता है, और मरते दम तक दरवाजे के सामने से हटता ही नहीं है। तो जितना ताकतवर ओपोनेंट उतना ही बड़ा सोल्जर। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस और भी बड़ा हो जाता है जब आपकी पोटेंशियल बड़ी होती है। जब आपकी पावर बड़ी होती है तो आपको दुश्मन भी बड़े मिलते हैं। ये ड्रैगन सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपकी पावर से डरता है, और ये चीज हमें इस नतीजे पर ले जाती है कि सोल्जर हमेशा ड्रैगन से ज्यादा पावरफुल होता है। तो इस बात को समझते हुए अगला एक्शन हमें क्या लेना होगा उसकी बात करते हैं, और वो है किलर इंस्टिंक्ट। मान लीजिए आप बचपन से एक नॉवेल लिखने का सपना देखते थे, जो आज आपने पूरा कर लिया। अब इसे पूरा करने के बाद आप सोचेंगे कि इसे मेल बॉक्स में डाला जाए और अपने एजेंट को कांटेक्ट करके इसे बेचने की तैयारी करें। हालांकि अभी आपने इसे शिप नहीं किया है, क्योंकि अंदर ही अंदर आप डर रहे हैं, और ये डर आपके दिलो दिमाग में हावी हो जाता है और आपको अपना सपना पूरा करने से और दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाने से रोकता है। लेकिन शिपिंग एक बड़ा स्टेप है जो इस सपने को पूरा करने के लिए आपको लेना ही पड़ेगा। इसलिए ये किसी कमजोर दिल वाले का काम नहीं है। इसके पहले के चैप्टर में हमने रेजिस्टेंस की ड्रैगन के बारे में बात की थी कि उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म कहाँ हुई है। हमें अपने अंदर एक किलर इंस्टिंक्ट चाहिए जो सीधा जाकर मॉन्स्टर का सीना चीर दे। मान लो आपके सामने दो बड़े दरवाजे हैं। लेफ्ट दरवाजे पर लिखा है हेवन, और राइट वाले दरवाजे पर लिखा है बुक्स अबाउट हेवन। अब ये सुनने में बड़ा फनी लगता है, क्योंकि ज्यादातर लोग हेवन के बदले हेवन पर लिखी किताबें चूज करेंगे। वो इसलिए क्योंकि लोगों को यही लगेगा कि
उनके लिए हेवन जाना बहुत बड़ी बात है। कोई खुद से बोलेगा, हेवन जाने वाला मैं कौन होता हूँ? क्या मैंने ऐसा कुछ भी किया है कि मैं हेवन जा सकूं? या क्या मैं इस लायक भी हूँ? तो बात ऐसी है कि चाहे हमें हेवन जाने का मौका भी मिल जाए, तो भी हम थोड़ा-सा झिझकेंगे और तुरंत हेवन तो कोई नहीं जाना चाहेगा। फिर हम उस बुक वाले दरवाजे का रुख करेंगे ताकि हम हेवन के बारे में जान सकें कि हेवन दिखता कैसा है, वहां जाकर कैसा लगता है। तो जब कभी हमारे सामने कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी आती है, तो हम क्यों पीछे हट जाते हैं या बहाने बनाने लगते हैं? प्रॉब्लम तो ये है कि ऐसा हम सिर्फ रिजेक्शन के डर से नहीं करते। ज्यादातर लोग इसलिए भी बैकआउट कर जाते हैं क्योंकि उन्हें सक्सेस का डर होता है, और सक्सेस का यही डर उनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा करता है। सक्सेस का ये डर एक साइलेंट शिकारी की तरह है जो नजर तक नहीं आता। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर बैठकर आपकी लाइफ को बुरी तरह अफेक्ट कर रहा है, हर एरिया में। और आप उन सारी अपॉर्चुनिटीज की तरफ आंखें बंद किए बैठे हैं जो आपको मिली है। लेकिन सवाल यह है कि फियर ऑफ सक्सेस जैसी चीज हमारे अंदर आती ही क्यों है? आखिर ये कैसे मुमकिन है कि कोई सक्सेस के नाम से ही डर जाए? तो मैरियन विलियमसन इस सवाल का जवाब हमें ज्यादा बेहतर ढंग से दे सकती है। वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। मैरियन कहती है कि हमारे अंदर डर इसलिए नहीं होता क्योंकि हम किसी से कम है, बल्कि इसलिए है क्योंकि हम अपनी उम्मीदों से कहीं ज्यादा पावरफुल है। हम उतने पावरफुल है जितना हम सोच भी नहीं सकते। हमें अंधेरों से उतना डर नहीं लगता जितना कि स्पॉटलाइट में आने से लगता है। हम हमेशा खुद से पूछते रहते हैं, क्या मैं टैलेंटेड हूँ, सुंदर हूँ, या मैं स्किल्ड हूँ? हम डरते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। हम जजमेंट से डरते हैं। हम डरते हैं कि कोई हमारी इंसल्ट ना कर दे या हमारा मजाक ना उड़ाए। लेकिन हम इस दुनिया में किसी कारण से आए हैं, और हमारी लाइफ का पैदा होने का कोई पर्पस तो जरूर होगा। आपका इस दुनिया में एक यूनिक रोल है जिसे सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। तो अच्छा तो यही होगा कि हम बेकार में सोचना बंद कर दें कि हम सिर्फ ये कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैरियन तो यहाँ तक कहती है कि हम सब भगवान की संतान हैं, इसलिए हम चमकने और आगे बढ़ने के लिए ही बने हैं। किसी को कंफर्टेबल फील कराने के लिए आपको खुद नीचे झुकने की या अपनी पोटेंशियल कम आंकने की जरूरत नहीं है। हमारा कैरेक्टर गॉड के नाम पर ऊंचा उठने और दुनिया में एक पहचान बनाने के लिए ही है। एक बार हम अपनी पहचान बनाकर एक स्टार की तरह चमकेंगे तो औरों को भी इंस्पिरेशन देंगे। रियल रहकर अपनी चमक हमेशा बनाए रखें, बिना किसी डर या झूठ के। इस तरह आप अपने आसपास के लोगों की मदद और उन्हें एनकरेज कर पाएंगे। तो अपनी इस नई उम्मीद के साथ हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि हम हेवन का दरवाजा चूज करेंगे। अब हम ज्यादा स्ट्रांग और समझदार बन गए हैं, और अब हम उस फाइनल रुकावट को, जिसे एक्सपोजर कहते हैं, फेस करने को तैयार हैं। एक बार जब आप उस नॉवेल को फाइनली भेजने की हिम्मत जुटा लेंगे, तो आप दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। एक बार आपने अपना बिजनेस सोशल मीडिया पर डाल दिया, तो आप शायद फेल हो सकते हैं। और एक बार अगर आपने यूट्यूब पर अपना पहला वीडियो डाला, तो शायद आपको जज किया जा सकता है। एक बार अगर आपने अपना आर्ट वर्क पोस्ट कर दिया, तो आपको इंसल्ट किया जा सकता है। ये है सच्चाई अपनी आवाज उठाने की। लेकिन ये समरी आपको आवाज उठाने के लिए इंस्पायर करती है। ये आपको एक नई उम्मीद देती है। साथ ही आपको इन्फॉर्मेशन भी देती है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेम वैसे ही जैसे ऑथर स्टीवन प्रेसफील्ड के साथ हुआ था। स्टीवन को पहला प्रोफेशनल राइटिंग जॉब फिल्म किंग कॉन्ग लिव्स में मिला था, अपने पार्टनर रॉन शुसेट के साथ। उन्हें लगा कि ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर साबित होगी, इसलिए उन्होंने सक्सेसफुल प्रीमियर पार्टी के लिए वेन्यू तक एडवांस में बुक करा लिया था। उन्होंने ऑलमोस्ट सबको इनवाइट किया जिन्हें वो जानते थे। जैसे जैसे प्रीमियर का दिन नजदीक आ रहा था, दोनों बहुत एक्साइटेड और जोश से भरे थे। लेकिन लास्ट में दोनों को बुरी तरह निराश होना पड़ा। प्रीमियर में एक बंदा भी नजर नहीं आया, सिर्फ उनके कुछ दोस्त थे जो उनका साथ देने आए थे। फिल्म जब खत्म हुई तो लाइट जलाई गई, सब लोग जल्दी से उठ खड़े हुए और तुरंत बाहर निकल गए। इसके बावजूद पहला हफ्ता आने तक दोनों उम्मीद बनाए हुए थे, पर उन्हें इस मूवी के बारे में एक भी पॉजिटिव कमेंट सुनने को नहीं मिला। और ये बेहद दिल तोड़ने वाली बात थी, खासकर स्टीवन के लिए। वो 42 साल के आदमी थे जिन्होंने राइटिंग की फील्ड में करियर शुरू करने के खातिर अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ दी थी। उन्हें हॉलीवुड में प्रोडक्शन फील्ड का पार्ट बनने का एक मौका मिला था, और इसके बावजूद स्टीवन अच्छा इंप्रेशन नहीं जमा पाए। स्टीवन एकदम नाउम्मीदी से भर चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि वो एकदम बेकार है। वो खुद को स्टूपिड फील कर रहे थे। उनके दोस्त टोनी कॉपलमैन थे जिन्होंने उन्हें इस बेचारगी से बाहर निकाला। टोनी ने स्टीवन से पूछा कि क्या वो अब हार मान लेंगे, तो स्टीवन ने तुरंत कहा नहीं। इस पर टोनी बोले, तो फिर तुम उदास क्यों होते हो? तुम इसी जगह तो पहुंचना चाहते थे, है ना? बस पाएंगे। तो अपनी इस नई उम्मीद के साथ हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि हम हेवन का दरवाजा चूज करेंगे। अब हम ज्यादा स्ट्रांग और समझदार बन गए हैं, और अब हम उस फाइनल रुकावट को, जिसे एक्सपोजर कहते हैं, फेस करने को तैयार हैं। एक बार जब आप उस नॉवेल को फाइनली भेजने की हिम्मत जुटा लेंगे, तो आप दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। एक बार आपने अपना बिजनेस सोशल मीडिया पर डाल दिया, तो आप शायद फेल हो सकते हैं। और एक बार अगर आपने यूट्यूब पर अपना पहला वीडियो डाला, तो शायद आपको जज किया जा सकता है। एक बार अगर आपने अपना आर्ट वर्क पोस्ट कर दिया, तो आपको इंसल्ट किया जा सकता है। ये है सच्चाई अपनी आवाज उठाने की। लेकिन ये समरी आपको आवाज उठाने के लिए इंस्पायर करती है। ये आपको एक नई उम्मीद देती है। साथ ही आपको इन्फॉर्मेशन भी देती है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेम वैसे ही जैसे ऑथर स्टीवन प्रेसफील्ड के साथ हुआ था। स्टीवन को पहला प्रोफेशनल राइटिंग जॉब फिल्म किंग कॉन्ग लिव्स में मिला था, अपने पार्टनर रॉन शुसेट के साथ। उन्हें लगा कि ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर साबित होगी, इसलिए उन्होंने सक्सेसफुल प्रीमियर पार्टी के लिए वेन्यू तक एडवांस में बुक करा लिया था। उन्होंने ऑलमोस्ट सबको इनवाइट किया जिन्हें वो जानते थे। जैसे जैसे प्रीमियर का दिन नजदीक आ रहा था, दोनों बहुत एक्साइटेड और जोश से भरे थे। लेकिन लास्ट में दोनों को बुरी तरह निराश होना पड़ा। प्रीमियर में एक बंदा भी नजर नहीं आया, सिर्फ उनके कुछ दोस्त थे जो उनका साथ देने आए थे। फिल्म जब खत्म हुई तो लाइट जलाई गई, सब लोग जल्दी से उठ खड़े हुए और तुरंत बाहर निकल गए। इसके बावजूद पहला हफ्ता आने तक दोनों उम्मीद बनाए हुए थे, पर उन्हें इस मूवी के बारे में एक भी पॉजिटिव कमेंट सुनने को नहीं मिला। और ये बेहद दिल तोड़ने वाली बात थी, खासकर स्टीवन के लिए। वो 42 साल के आदमी थे जिन्होंने राइटिंग की फील्ड में करियर शुरू करने के खातिर अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ दी थी।
उन्हें हॉलीवुड में प्रोडक्शन फील्ड का पार्ट बनने का एक मौका मिला था और इसके बावजूद स्टीवन अच्छा इंप्रेशन नहीं जमा पाए। स्टीवन एकदम नाउम्मीदी से भर चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि वो एकदम बेकार है। वो खुद को स्टूपिड फील कर रहे थे। उनके दोस्त टोनी कॉपलमैन थे जिन्होंने उन्हें इस बेचारगी से बाहर निकाला। टोनी ने स्टीवन से पूछा कि क्या वो अब हार मान लेंगे, तो स्टीवन ने तुरंत कहा नहीं। इस पर टोनी बोले, तो फिर तुम उदास क्यों होते हो? तुम इसी जगह तो पहुंचना चाहते थे, है ना? बस तुमसे एक बड़ी गलती हो गई, लेकिन तुम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। ये बस इस फील्ड में एक्सपोज होने का रिजल्ट है और हर चीज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने का भी। तो तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इस एडवाइस से स्टीवन को रियलाइज हुआ कि बेशक उन्हें अभी सक्सेस देखने को नहीं मिल पाई तो क्या हुआ, कम से कम उन्होंने हार का मुंह तो देख ही लिया, जो उन्हें काफी कुछ सिखा गया। और ये एक नॉर्मल चीज है। एक बार जब हम खुद को दुनिया के सामने ले आते हैं तो एक्सपोज हो जाते हैं, लेकिन हमें जजमेंट भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। फेलियर को एक्सपीरियंस करना और गलतियां करना ग्रोथ के लिए और सीखने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये समझ लीजिए कि डर और फेल होना एकदम नॉर्मल चीजें हैं। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं लोगे तब तक आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक। तो आइए एक बार फिर से दोहराते हैं कि इस समरी से हमने क्या क्या सीखा और कौन कौन सी चीजें हमें तुरंत अप्लाई करनी चाहिए, कम से कम अपने भले के लिए। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि हम सब अपनी जिंदगी में या जो हम करना चाहते हैं उस काम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और ये समरी आपको अपने उन्हीं सपनों तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगी। ये समरी आपको सिर्फ ये बताने के लिए नहीं लिखी गई है कि अपने सपनों को पूरा कैसे किया जाए, बल्कि आपको सपने देखने के लिए भी इंस्पायर करती है। ये आपको एनकरेज करती है कि अपने गोल्स और ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए आपको पहला इंपॉर्टेंट कदम उठाना होगा। इसके लिए आपको बड़े बड़े बदलाव लाने की या कुछ एकदम हटकर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपकी छोटी छोटी कोशिशें ही बहुत है। बस शर्त यह है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है और प्रोडक्टिव बनना है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने जाने। सबसे पहले तो आपने सीखा कि शुरुआत किसी भी वक्त की जा सकती है, चाहे आप तैयार हो या ना हो। आपको अपना वर्क प्लान करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस एक बार काम शुरू करने की जरूरत है। दूसरी चीज जो आपने सीखी वो ये कि जब हम कुछ अच्छा करने जाते हैं तो ये पूरा यूनिवर्स हमारा साथ देती है। ये हमें ग्रो करने और अपनी स्किल्स को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी देती है। लास्ट में आपने सीखा कि सक्सेस से डरना नहीं है, बल्कि उसे गले लगाना है। अब टाइम आ गया है कि आप दूसरों के बारे में सोचना छोड़कर अपने बारे में सोचें और खुद को चमकने का मौका दें। जैसे ही आप एक्शन में आएंगे, रेजिस्टेंस खुद ब खुद दूर हो जाएगी। ये समरी आपको अपने सपनों तक पहुंचने की राह दिखाती है। आप भी दूसरों की तरह अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, पर इसके लिए आपको कोई और नहीं, बल्कि आप खुद अपने आप को रोक रहे हो। लेकिन अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए आपको कुछ सिंपल से स्टेप्स लेने होंगे, जैसे कि जो काम आपने सोचा है उस पर एक्शन लेना और उसे हर हाल में पूरा करना, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। आपकी लाइफ का एक यूनिक पर्पस है जिसे कोई और नहीं बल्कि सिर्फ आप पूरा कर सकते हैं। तो ऐसा काम कीजिए जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन और फुलफिलनेस वाली फीलिंग आए। तो आज और अभी से दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशी और अपनी गोल्स के लिए जीना शुरू कर दीजिए। तो इसी लाइन के साथ ये समरी यहीं पर फिनिश होती है, कंप्लीट होती है। तो ये समरी आपको कैसे लगी, क्या आपको फील हो रहा है, क्या आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें। या आपने क्या एक्सपीरियंस किया या कुछ और भी है जो शेयर करना चाहते हैं, जरूर बताएं। साथ ही साथ आपका ढेर सारा प्यार आप हमें शेयर कर सकते हैं गूगल प्ले में रिव्यूज देकर। इसके अलावा कोई भी आइडिया हो या सजेशन आप शेयर करना चाहते हैं तो gigalsummaries@gmail.com पर कर सकते हैं। तो अगली समरी में मिलेंगे बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।